हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जे अकेडमी। सो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो ऑर्गेनेल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी कि किसी भी सेल का डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली किसी भी जनरेशन की, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इंफॉर्मेशन होती है उस ऑर्गेनिज्म को बनाने की, उस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करके लेके जाता है। ये काम होता है जेनेटिक मटेरियल का। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये प्रेजेंट होता है एक मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर में, और ये ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बट प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही सिंपलर तरह की सेल है, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही इरेगुलर शेप्ड रीजन यानी कि न्यूक्लियोइड में होता है, और वो जो रीजन होता है उसे हम क्रोमैटिन रीजन या फिर क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट जो न्यूक्लियोइड है वो साइटोप्लाज्म में इरेगुलर रीजन में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, यानी कि इसके पास नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती है। बट जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास जो सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये प्रॉपर डबल मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। तो ये जो, और यहां पर जो है जेनेटिक मटेरियल होगा। इसका मतलब क्या है कि यूकैरियोटिक सेल जो है काफी एडवांस सेल है या फिर सुपीरियर देन द प्रोकैरियोटिक सेल, और उसका जो सेल ऑर्गेनल्स है और जो उसका सेल का पूरा जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर जो हम न्यूक्लियोइड है वो हम प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियोइड पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोइड यानी कि वो रीजन जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है बट उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो प्रेजेंट है, यानी कि वॉइड ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियोइड है ये एक तरह से आप ये समझिए कि सेल के अंदर स्कैटर्डली ऐसे पड़ा हुआ होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर ये नहीं होता है। तो ये जो न्यूक्लियोइड है ये बेसिकली है क्या? ये क्रोमोसोम है, और बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके अंदर 1 क्रोमोसोम होते हैं, और ये क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के पास होती है सारी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने की, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड होती है। और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर होते हैं सर्कुलर, यानी कि वो गोल होंगे, सर्कल जैसे होंगे क्रोमोसोम्स, बट होंगे कितने? एक क्रोमोसोम होगा। बट कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनके अंदर सर्कुलर ना होके लीनियर होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो लीनियर होगा। और कुछ ऐसे भी स्पीशीज हैं, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम। अब ये जो एक से ज्यादा क्रोमोसोम है ये प्रेजेंट होता है विब्रियो कॉलरी में। अब क्योंकि जो क्रोमोसोम है, ये जो रीजन है न्यूक्लियोइड, इसको हम क्रोमेटिन रीजन या फिर क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं या फिर न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। अब क्योंकि जो ये क्रोमोसोम है ये हमें किसी भी सेल, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर हम उसे स्टडी करते हैं तो ये हमें कब ज्यादा चांस होगी कि ये जो क्रोमेटिन्स है या फिर जो क्रोमोसोम्स है ये हमें दिख जाएंगे? ये होता है जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है।
जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, अगर उस टाइम पर सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाए तो उस टाइम पे बहुत चांसेस होते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है ये इजीली विजिबल हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब सेल डिवीजन के टाइम पे, यानी कि जब सेल हाईली एक्टिव पोजीशन में होती है, उस टाइम पे जब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम के चारों तरफ ना कुछ प्रोजेक्शंस भी दिख रहे होते हैं। बेसिकली ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये होते हैं जब सेल, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसक्राइब्ड होके आरएनए बना लेता है। जब ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो जरूरी आरएनए होते हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए, तो इस तरह से जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब उस टाइम पर ये कुछ प्रोजेक्शंस दिख रहे होते हैं, तो वो प्रोजेक्शंस बेसिकली एमआरएनए के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो चुका है, ट्रांसलेशन हो रहा है सेल के अंदर, तो उस टाइम पे हमें ये प्रोजेक्शंस दिख रहे होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको देखकर जब देखा जाता है तो ये बेसिकली सेल के फुल्ली डिवाइड होने से जस्ट पहले का प्रोसेस होता है। अगर सेल डिवाइड हो गया तो वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, दो बैक्टीरिया के सेल्स बन जाएंगे। तो जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है उस वाले प्रोसेस में सेल हाईली एक्टिव होता है, उस टाइम पे हम क्रोमोसोम्स देख सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उनके अंदर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनमें टू क्रोमोसोम्स भी दिख जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जब उसने कैरियोकाइनेसिस कर लिया है और वो अब साइटोकाइनेसिस कर रहा है, यानी कि उसने अपना जेनेटिक मटेरियल तो डबल कर लिया है, अब वो सेल को डिवाइड करेगा। उस टाइम पे क्या होगा, जब सेल डिवाइड होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसने दो कॉपीज बना ली है जेनेटिक मटेरियल की, अब वो कॉपीज जो है जो दो डॉटर सेल्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर उस टाइम पे सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो अक्सर जो है दो क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं। अब क्योंकि जो ये जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए है, अगर हम इसे केमिकली इसे आइसोलेट कर ले, इसे मतलब इसका जो केमिकल नेचर है, अगर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर इसे प्योर आइसोलेट कर लिया जाए, जो कि जो टेक्निक है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जब मैं हम लोग आगे ये जो सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, जिस टाइम पे हम किस तरह से डीएनए को या आरएनए को या प्रोटीन को लाइस करके डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या कभी हम आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर प्रोटीन को जो कुछ तरह के ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें आप डीएनएज, आरएनएज या प्रोटीनेज एंजाइम्स यूज करते हैं, उस टेक्निक को जब मैं पढ़ाऊंगी आगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेल में से। बट अभी हम क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जस्ट एक जो सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ना तो इसका पूरा प्रोसेस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेंगे और ना ही हम यहाँ पर कि किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योर आइसोलेट किया जाता है। तो ये अभी फिलहाल हम सिर्फ न्यूक्लियोइड एज अ ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड है उसको अगर, यानी कि जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल जो है, अगर उसको प्योरली आइसोलेट किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे जो केमिकल नेचर है इस डीएनए का, उसके अंदर 60% डीएनए होता है। यानी कि न्यूक्लियोइड को अगर आप इसको करते हैं तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर 60% डीएनए होता है, 30% इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है एंड 10% इसके अंदर होता है प्रोटीन।
इसका मतलब ज्यादा जो होता है वो डीएनए होता है, थोड़ा होता है आरएनए और बहुत कम होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन बेसिकली जो है, अगर किसी भी जेनेटिक मटेरियल में प्रोटीन है तो प्रोटीन कुछ स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो उस जेनेटिक मटेरियल को हाईली कॉम्पैक्ट साइज में करने के लिए यूज होते हैं, जो कि उसकी पैकेजिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हाईली कॉम्पैक्ट करके रखने का काम ये प्रोटीन्स करते हैं। तो क्योंकि जो सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोलाई का कहूं, तो इकोलाई के अंदर जो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है वो होता है 1400 माइक्रोमीटर लॉन्ग। इतना लंबा जो है जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियोइड होता है इकोलाई के अंदर। और इकोलाई के साइज के हिसाब से, जो उसका सेल है साइज के हिसाब से, वो तकरीबन 250 टू 700 टाइम्स लॉन्ग होता है इस इकोलाई के सेल के साइज से। यानी कि जो सेल है इकोलाई का वो बहुत छोटा है, बट जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो न्यूक्लियोइड है वो 700 टाइम्स लॉन्गर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द इकोलाई सेल। तो यहां पर अब आप सोचिए कि इतना जो है इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल है, बट इकोलाई का साइज तो बहुत छोटा है। तो ये इस तरह से पैक होंगे कि इसको हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाए, हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में से फॉर्म किया जाए, सो दैट ये सेल के साइटोप्लाज्म में इजीली रिसाइड कर सके, और इसके अलावा और जितने भी रिक्वायर्ड ऑर्गेनेल्स है वो भी उस सेल के अंदर रह सके। तो इसको इतना कॉम्पैक्टली पैक्ड किया जाता है जेनेटिक मटेरियल को। ये बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड करने के बाद बहुत छोटा सा नैनोमीटर साइज का ऑर्गेनेल बन जाता है। तो इसको जो हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बनाने का जो काम है वो कुछ तरह के प्रोटीन्स करते हैं। एंड जो न्यूक्लियोइड का जो कुछ तरह के स्पेशल तरह के न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स हैं जो इस काम को कर रहे होते हैं। बट क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये काम जो है हिस्टोन प्रोटीन्स करते हैं। पर क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही डिफरेंट सेल है, यूकैरियोटिक से तो अलग ही सेल है, तो यहां पर कोई भी बैक्टीरिया यानी कि कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है ये पैकेजिंग का काम नहीं करते हैं। इनके पास अपने न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स होते हैं जो इसको कॉम्पैक्टली अरेंज करके उस सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में कॉम्पैक्टली अरेंज करते हैं, सो दैट जो ये इतना लॉन्ग इसका साइज है वो इजिली उस साइटोप्लाज्म में यानी कि बैक्टीरियल के सेल के अंदर इजीली रिसाइड कर सके। तो यहां पर जो है ये हिस्टोन प्रोटीन तो यूकैरियोटिक सेल में काम करते हैं, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपने खुद के न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स होते हैं जो इस काम को कर रहे होते हैं। बट क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास 2 और 2 से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, डिपेंड करता है किस स्पीशी की हम बात कर रहे हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जनरली 1 क्रोमोसोम ही होता है। बट कुछ ऐसी भी स्पीशीज डिस्कवर हुई है जिसके अंदर ज्यादा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ में उनकी जो क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स है उनका जो मेन चीज है वो ये है कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। बट कुछ ऐसी स्पीशीज डिस्कवर्ड हुई हैं जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो न्यूक्लियोइड है वो प्रेजेंट है। तो ये यानी कि मेम्ब्रेन जो है सिंगल है और उसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। इस तरह की भी स्पीशी जो है डिस्कवर हुई है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। ये जो स्पीशी है जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल है यानी कि न्यूक्लियोइड है, वो स्पीशीज हैं, यानी कि वो एक बैक्टीरिया के फाइलम
प्लैंक्टोमाइसिटीज से हैं, यानी कि जो प्लैंक्टोमाइसिटीज है उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, अदर देन जो बाकी जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और ना ही उनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम है उनका नंबर भी 1 ही होता है। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। तो अब क्योंकि रिसर्च हो रही है और अब नई नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं, तो नियर फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोट्स भी निकल के आ सकते हैं जिनके अंदर हो सकता है कि डबल मेम्ब्रेन भी हो, या फिर उनके अंदर मोर देन 2 क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो। हमें नहीं पता कि किस तरह से कौन सा कोई प्रोकैरियोटिक सेल जो है किस तरह से इवॉल्व होके न्यू एक हमारे लिए एक रिसर्च जो है आए, और जिसमें हम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सके। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सिर्फ न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो कि सिर्फ हमें जनरल एक ओवरव्यू लेना था। जब हम इसका आगे जो न्यूक्लियोइड में होता क्या है, एक्चुअल इसका फंक्शन क्या है, यानी कि इसका काम है ट्रांसक्रिप्शन करने का, जब हम इसको पढ़ेंगे और आगे जब हम ट्रांसलेशन का काम करेंगे, तो जब हम इसके कंप्लीट प्रोसेस को स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ न्यूक्लियोइड ही हमें पढ़ना था। सो थैंक यू सो मच।